क्वेश्चन नंबर 13 आपका है पॉवर्टी के ऊपर। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी को समझने वाली कोई ज़रूरत है। गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, ये सब है इसमें। तो टोटली क्रैम वाला क्वेश्चन है, रटो और लिख दो, समझो या लिख दो। फाइन। सेकंड आपका है फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। 14 अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पॉपुलेशन। ये जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हो ये इन्हें सेल्फ स्टडी करनी है ना। हाँ, अगर कोई इशू आता है तो फिर वो हाँ, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अगर यू ऑल हैव योर माई नंबर, सबके पास मेरा नंबर है ना? जिनके पास मेरा नंबर है 9654703784। अगर कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस की जो भी रिगार्डिंग, वो मुझसे पूछ लेना कॉल करके। एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 20। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी और इसको सेल्फ स्टडी बेसिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे आप रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा चीज़ों को समझाने वाला है नहीं, थोड़ा सा एग्जामिनेशन है, वो हम थोड़ा सा प्रीवियसली ब्रीफ करूंगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अभी आप जो एजुकेशन सिस्टम देख रहे हो, जितना भी हमारा अभी है प्रेजेंट सिनेरियो में, चाहे प्री स्कूलिंग है, चाहे सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है, वो ऐसा नहीं था। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो हम स्टडी करते हैं एजुकेशन में, आप अगर बीएड करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ये सिर्फ सुनना भी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो आप थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाएगा। इंडियन मिडिवल, और आपका मॉडर्न। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज द बेस या दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अवर प्रेजेंट सिनेरियो एजुकेशन सिस्टम। ये यहाँ से शुरू हुआ। एंशिएंट में हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, जो लेटर वैदिक, आप जो अभी भी आप देखोगे जो उसकी आईसीएसई बोर्ड की बुक्स हैं, उसमें आपको लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड एंशिएंट में कैसे होता था, गुरुकुल सिस्टम था, ये सब मिल जाएगा। मिडिवल में आपका सारा मुगल काल में जो एजुकेशन सिस्टम था वो आता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मुगल्स को टेक ओवर किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे मेन कोज आया एजुकेशन। ब्रिटिशर्स ने कहा, क्योंकि वहाँ से लोगों को लाना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें उनकी फैमिली को लेके आना, उन्हें सेटल करना बहुत ही कॉस्टली अफेयर था उन लोगों के लिए। स्टार्टिंग में तो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वो इंडिया में अपने पैर जमाते गए, एक्वायर करते गए चीज़ों को, वैसे वैसे उन्हें मैन पावर की जरूरत पड़ी। अब मैन पावर कहाँ से आए? क्योंकि उनके लेवल का तो ग्रेजुएशन नहीं, क्या कर रहे थे हम, ये बीच में मुगल्स आ गए जिन्होंने एंशिएंट वाला सारा खत्म कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, हम बहुत रिच थे एजुकेशन में, ये बिल्कुल खत्म हो गया। सारे हमारे जितना भी बुक कंटेंट सब जला दिया गया। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा किया था। मुगल्स ने जब ये स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, बस टू प्रोपोगेट इस्लाम। कमीशन जब बना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से सेकेंडरी से फिर हम कहाँ पर आए, प्राइमरी एजुकेशन पे। प्राइमरी एजुकेशन में कोठारी कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी कि प्राइमरी एजुकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी एरिया है जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, क्यों? बेसिकली किसी भी एजुकेशन सिस्टम का अगर कोई फाउंडेशन है वो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन।
हम इसमें प्ले ग्रुप 2 5th तक करते हैं। इस ग्रुप में हम क्या काम करते हैं? एक्टिविटी बेस। सबसे ज़्यादा काम हम बच्चे की मोटर स्किल्स पे और हैबिट फॉर्मेशन पे काम करते हैं। आप जितनी भी एक्टिविटी कराते हो, चाहे वो स्क्रम्बलिंग है, चाहे वो स्क्रिबलिंग है, जो आपको सिखाया जाता है प्ले ग्रुप, वो होता है आपका प्ले ग्रुप में आपका हैबिट फॉर्मेशन, प्लस और मोटर स्किल्स। इसके अलावा जो उसकी अपनी क्वालिटीज होती है, जो बच्चा इनबॉर्न क्वालिटीज को लेके पैदा होता है, उनको डेवलप करना। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एजुकेशन। आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे प्राइमरी एजुकेशन के, उसमें ये 3 चीजें मेन निकल कर आएंगी। इसी बेस के ऊपर आप आगे आगे कर चलते हो, बढ़ते हो। जैसे कि अब हम जब नर्सरी में आते हैं, जब हम अल्फाबेट इंट्रोडक्शन कर देते हैं, चाहे हम बोर्ड के थ्रू दे रहे हैं या किसी एक्टिविटी को दे रहे हैं, आपने देखा होगा प्ले ग्रुप्स के लास्ट तक आते हैं हम अल्फाबेट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, लाइन कॉन्सेप्ट बताते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स। ठीक है, आपने देखा होगा हमारा एप्पल इतना बड़ा होता है और ए हमारा इतना सा होता है। ठीक है, इसे चलते ये एक टीचिंग मैगजीन, आपकी एक क्वेश्चन है, टीचिंग मैगजीन मीन्स नोन टू अननोन। आप घर में एप्पल सबके घर में खाया जाता है। जब बच्चा थोड़ा सा वोकैब कैच करने लगता है, नर्सरी में आता है, तो आप बच्चे को क्या, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, चलो ऑरेंज खाएंगे, एप्पल खाएंगे, बनाना खाएंगे, ए को इंट्रोड्यूस करता है घर में। दिस इज नोन, बच्चों को एप्पल पता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास से एप्पल एप्पल, ए नहीं बोलेंगे, बच्चे डिसाइड करते हैं वो एप्पल को ज़्यादा बोलते हैं। एप्पल से हम ए पर लेकर आते हैं, ए से ए फॉर एप्पल। तो ये जो टेक्निक्स आप आगे पढ़ोगे, ये फाउंडेशन कौन क्रिएट करता है? हमारी प्राइमरी एजुकेशन। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नर्सरी एजुकेशन इन इंडिया। हम ब्रिटिश एजुकेशन पे दोबारा जा रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटी में, प्राइमरी एजुकेशन तक आए, तो वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज आए बाहर से एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन को प्रमोट करने क्रिश्चियन मिशनरीज आए। उनका ये काम था एक लॉयल्टी सेटअप करना है कि देखो हम आपके देश के लिए एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। इनका भी कहीं ना कहीं एक मकसद था टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। इन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी स्कूल के अंदर कोई रिलीजियस बुक नहीं रखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा स्कूल में बाइबल रखते हैं। स्कूल में ये बाइबल पहले से ही रखते थे। ये नहीं कहते थे कि आप उसको पढ़ो, बट दे क्या फाइन। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना शुरू करा। इसमें इन्होंने हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन ब्रिटिशर्स का एक कमीशन था, जिन्होंने कहा कि रिकमेंडेशंस थी कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे ये सब चेंजेस होने चाहिए ताकि हम प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। उन्होंने काफ़ी अच्छे स्कूल के एस्टैब्लिशमेंट करी। जैसे जितने भी एरियाज में जितने भी मिशनरी स्कूल्स है, कॉन्वेंट स्कूल है, ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाए टू प्रमोट द प्राइमरी एजुकेशन। वो चाहते थे कि आइए आप ये सब पढ़िए, और क्योंकि हम आपसे बेस्ट हैं, आपकी कंट्री बहुत पीछे है, आप न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए, जानिए, समझिए, और हमें अपना लॉयल समझिए, क्योंकि हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक तरह का इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया थ्रू एजुकेशन। क्लियर? फिर है इसमें इंपॉर्टेंट नर्सरी स्कूल्स आर लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ, सेंट फेलिडा नर्सरी स्कूल। ये सबसे पहले स्कूल थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज। देखिए यहाँ पर 1805 और 1871 हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी अभी तक।
The visit of Dr. Montessori in India gave encouragement to nursery school movement in India. In 1937, Gandhiji called a meeting of Indian educationists and ministers at Wardha. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी, तो जब ये ग्रुप बनने शुरू हुए, गांधी जब लौट कर आए तो उन्होंने भी एजुकेशन की फील्ड में काफी काम किया। तो उन्होंने एक मीटिंग करी थी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एट वर्धा। वर्धा इज अ प्लेस इन गुजरात, तो इसलिए इनको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। In 1940 was centered by the Board of Education approved 40 years plan of education and primary education recommended Sargent report. Sargent, ये नेम जो भी आप नाम पढ़ रहे हैं सर्जन रिपोर्ट्स, ये जिसने भी चेयर किया है किसी कमीशन को, किसी रिपोर्ट को बनाने में, उसके नाम पर है ये। In 1960 कोठारी कमीशन हैज मेड मेनी रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन। सबसे लास्ट में है कोठारी कमीशन, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे आपने स्लोगन सुने होंगे, बढ़ेगा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन का था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी प्राइमरी एजुकेशन का था। एंड इसके अलावा नई तालीम जो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था कि हमें वोकेशनल, नई तालीम मतलब वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए वो बच्चों को, ताकि बच्चे जब स्कूल से निकले तो कुछ ना कुछ अर्निंग कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। ये हिस्ट्री आप प्लीज रीड आउट कर लेना, यही है बेसिक एजुकेशन और वर्धा एजुकेशन और नई तालीम। एक ही एजुकेशन का नाम है जो गांधी जी ने रिकमेंडेशंस दी थी उस मीटिंग में। यूनिवर्सलाइजेशन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये दो बेसिक प्रॉब्लम है प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनका 100% एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हर जगह प्राइमरी स्कूल होने चाहिए और हर बच्चे की पहुंच में होनी चाहिए। जितने भी आप इंटीरियर में स्कूल्स की हम बात करें वो इसी का ही है कि टू the universalization of primary education means the 100% accessibility of primary schools for the students। जो उस एज ग्रुप के बच्चे हैं कि इतने किलोमीटर पे पर्टिकुलर स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल में आराम से जा सके, ये बहाना ना हो कि यहाँ तो स्कूल ही नहीं तो हम जाए कहाँ। फिर आपका वेस्टेज, बच्चा नर्सरी में गया, 3rd तक आते आते बच्चा ड्रॉप आउट कर दिया। जो टाइम, जो पैसा, जो गवर्नमेंट ने इस बच्चे के ऊपर खर्च किया इतने सालों में, वो सब वेस्ट हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, पेरेंट्स की विलिंगनेस नहीं है कि बच्चों को वो आगे स्कूल भेजे, क्योंकि जो बेसिक कारण तो पॉवर्टी ही है कि वो फोर्स करते हैं बच्चे को कि हमारा बच्चा इस लायक हो गया कि वो जाके कुछ तो पैसे कमा सके, तो बच्चे को चाइल्ड लेबर में पुश करते हैं। फिर है आपका स्टैग्नेशन, सेम क्लास को रिपीट कर रहा है बच्चा, रिपीटिशन ऑफ सेम क्लास, रिपीटिशन, फेल हो रहा है बच्चा एक ही क्लास में बार बार, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रीजन, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। अभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को अगर विजिट करो, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स जो हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं होता। इट इज द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। वो कैसे कैरी करती हैं बच्चों को, कितना फोर्स कर पाती है, सिर्फ टीचर्स के शोल्डर पे होता है। अभी भी पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। क्यों? यहाँ जो क्लास आ रही है वो लेबर क्लास आ रही है, वो सुबह उठते हैं, काम पे निकल जाते हैं। कई बच्चों का तो लंच तक नहीं धुला होता। जो बच्चा लंच कर लेके गया है, खाना जो उन्हें मिलता है वो लेके वो वापस ऐसे लेके आते हैं। तो आप उनसे एजुकेशन पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चों को पुश करेंगे कि स्कूल जाए? इसी वजह से आपका जो मिड डे मील, ये जो प्रोग्राम चले हैं ना, मिड डे मील, फ्री एजुकेशन, फ्री फैसिलिटीज होती हैं, जैसे ड्रेस का मिलना, बुक्स, ड्रेस हो गया, बुक्स हो गया, शूज हो गए, ये सब गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट किया है?
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल तक पहुँचे। क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का मानना है एजुकेशन इज द बेसिक नीड। क्योंकि हर पढ़ा लिखा कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, एटलीस्ट उसे बेसिक शिक्षा तो मिलनी चाहिए ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं उस बेसिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए चलाए, आज भी चल रहे हैं। ये भी नरसिम्हा राव जी ने दिया था ना, कांग्रेस के टाइम पे मिड डे मील स्टार्ट हुआ था, कि कैसे ये जो प्रोग्राम चले मिड डे मील, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ये सारी चीज़ें, ये इसलिए चले थे कि ताकि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। क्लियर? अब इसमें है कॉजेज, या पढ़ सकते हो, बहुत कॉमन कॉजेज हैं ये। पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक में तो आपका पैसे की कमी है, इरेगुलर अटेंडेंस, इनडिफरेंट टीचिंग, फॉल्टी करिकुलम। आगे आप पढ़ोगे एनसीईआरटी के बारे में, करिकुलम कैसे फ्रेम होता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? प्लीज इसके बाद रीड कर लीजिए। वुमेन एजुकेशन, एंड को एजुकेशन इजी है। बस इसका कोर पॉइंट ये है कि क्यों स्टार्ट हुआ। फिर हम स्टार्टिंग पे जाते हैं एशियन पीरियड। एशियन पीरियड में जो अर्ली वैदिक है, इसलिए बताता कि तुम्हें ना मजा आया पढ़ने में, तो ये बहुत बोरिंग लगेगा। और लेटर यहाँ पे वुमेन्स को बहुत अधिकार था एजुकेशन का, बहुत अच्छी कंडीशन थी वुमेन्स की। लेटर में आते डेट्रॉइट होनी शुरू हो गई, और मुगल पीरियड में जो आप मेडिवल पढ़ते हो वहाँ बिल्कुल ही खराब हो गई। यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, वुमेन स्कॉलर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हुए, वुमेन स्कॉलर्स हुए, क्योंकि संघमित्रा आई थिंक थी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन की काफ़ी बड़ी स्कॉलर थी, आई थिंक सो। और लेटर वैदिक में आते आते ये सब स्पॉइल हुआ, ख़त्म हुआ। और मुगल्स पीरियड, यहाँ क्या है, जो ब्राह्मण क्लास थी ना, उन्होंने अपने आप को सुप्रीम समझना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम समझना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने शुरू कर दिए। और जो किंग्स थे, जो क्षत्रियास थे, वो उनकी बातें बहुत सुनते थे। पहले यहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं था, इन्होंने यहाँ पे कास्टिज्म स्टार्ट कर दिया। वो कास्टिज्म आज तक है। सोचो कितनी गहरी रूट है इस चीज़ की, कि लेटर वैदिक पीरियड फ्री एजुकेशन थी, कुछ नहीं था, सिर्फ लोग दक्षिणा देते थे गुरु को और पूरी एजुकेशन मिल जाती थी। उसमें जो लड़के पढ़े, लड़कियाँ भी पढ़े। लेकिन ब्राह्मण्स ने जब बोल एंड सोल लेना शुरू किया, तो ये सब खराब होता चला गया। उन्होंने कास्टिज्म कर दिया। पहले ये था कि अगर कोई भी वर्क, मैं जैसे कोई छोटा काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी क्लास चेंज कर सकती थी, कि सपोज मैं क्षत्रियों में कन्वर्ट हो जाऊँ, तो मैं उनका काम करना है तो मैं उस क्लास में आ जाऊँगी। लेकिन ब्राह्मण्स ने क्या, नहीं, जो छोटा काम करता है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और हम सुप्रीम हैं, हम गॉड के बराबर। उन्होंने अपना आप को, सेल्फ ऑब्सेशन हो गया उन लोगों की, हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमें सारा ज्ञान है। तो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने खराब किया। आई एम ऑल्सो ब्राह्मण, बट मैं जानती हूँ कि इन्होंने बहुत बुरा काम किया। कास्टिज्म इन्हीं का फैलाया। अब वुमेन्स को भी अधिकार छीन लिए गए एजुकेशन से। कभी भी आप जितने मैथोलॉजिकल सीरियल्स आपने आज तक देखे, कहीं पे किसी भी लेडी को जाते हुए देखा है गुरुकुल में एजुकेशन लेते हैं? खत्म कर दिया। जिन्होंने एजुकेशन ली वो घर पे, घर पर, गुरुकुल्स में नहीं जाती थी, बैन कर दिया। ठीक, अब उसको और डिट्रॉइट किया मुगल्स ने। मिडिवल पीरियड में खराब हुआ, गुड कास्ट सिस्टम, व्हाटएवर द रीजंस, चाहे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे या उनको गलत तरीके से देखा जा रहा था, उनका हैरेसमेंट हो रहा था, औरतें पर्दे में आ गई। इंडिया में औरतें पर्दे में नहीं थी, ये मुगल्स की देन। अब ब्रिटिशर्स आए, इन लोगों ने जब यहाँ के लोग एजुकेशन लेनी शुरू करी, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, फिर उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया। ऐसा तो नहीं है कि मुगल पीरियड एक दो दिन की कहानी था कि आया और चला गया, काफ़ी लंबे टाइम रहा है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, तो इन्होंने, जब अच्छे अच्छे एजुकेशनल स्कॉलर्स थे, उन्होंने सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया। सती प्रथा को ख़त्म किया, चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म किया, वुमेन एजुकेशन पे काम किया। ऐसा नहीं है उनको, लोगों को एक सोसाइटी के अगेंस्ट जाके बहुत आसानी से सब कुछ हासिल हो गया था। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों को समझाया,
और आज उन्हीं लोगों की देन है कि हम यहाँ पे खड़े, आप लोग यहाँ हैं और मैं यहाँ। तो एजुकेशन क्योंकि आज भी आप इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो अपने क्वेश्चन की, वुमेन एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी एरिया and EN, which is the entire education system to work for women's education empowerment. It has been emphasized that gender concern must be built into all educational processes. मीन कि पहले जो ये जो बीज बोए गए थे ना, अब इसको हमसे अभी आगे बढ़े, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा होना है। तो हम सिर्फ एक जेंडर को ऊपर उठा के नहीं आ सकते, हमें ये दिखाना होगा कि हम जेंडर इक्वालिटी है, सिर्फ जेंडर इक्वालिटी कहने के लिए नहीं, हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी जो सोशल इविल्स है उन्हें हमने खत्म किया है, हम गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी स्टेट्स में गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आज वो गवर्नमेंट चाहती है कि हर फील्ड में वुमेन्स काम करें, और आज उन्हीं के एफर्ट्स हैं। कुछ हमारा जो चेंजेस को एक्सेप्ट करने की जो आदत है वो चीज़ें अब इम्प्रूव है, हम एक रिजिडिटी से बाहर आए हैं, सोशल इवल्स को छोड़ा है हमने, और इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हमें ये सब हासिल हो गया, 100% अचीवमेंट नहीं है, स्टिल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज। आज भी आप बैकग्राउंड अगर आप इंटीरियर में जाते हैं तो अगर स्कूल एसेसिबल नहीं है, इसलिए कहते हैं कि एसेसिबल होना चाहिए। 100% यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब यही है कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एसेसिबल है बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, तो वो आगे पढ़ने की उम्मीद जा सकती है। आज भी कितने एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड्स नहीं है, कितने एरियाज़ हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, तो वुमेन्स को तो वैसे, लड़कियों को तो वैसे ही नहीं आगे भेजा जाता। अगर वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है स्कूल्स की तो वो डेफिनेटली पेरेंट्स उन्हें भेजेंगे। एक वुमेन एक गर्ल को जरूर पढ़ाना चाहिए। तो ये एक फीलिंग को डेवलप करना गवर्नमेंट की, आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए। और इसलिए बहुत सारी स्कीम, जैसे लड़कियों के लिए कि अगर आप पढ़ोगे या कोई मेरिट लिस्ट में है तो उसको, जो आजकल गवर्नमेंट ने स्कीम, अभी रिसेंट जो स्कीम है लैपटॉप, फ्री स्कूटी फॉर गर्ल्स, व्हाट इज दिस? टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन। व्हाई वुमेन आर नॉट एजुकेटेड इन इंडिया? बहुत सारे रीज़न है। पॉवर्टी है पहला, विलिंगनेस नहीं है पेरेंट्स की गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। एजुकेशन एक स्टेप समझिए टू स्ट्रेंथन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कि एक इसका रीजन क्या है, एक जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए को एजुकेशन स्कूल्स को ओपन किया गया, ताकि एक तो इंट्रैक्शन होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर एजुकेशन कहीं ना कहीं लड़की कहीं ना किसी फील्ड में जाके काम करेगी, तो वो ना एक अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो उस कंफर्ट जोन में लाने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए को एजुकेशन स्टार्ट किया। जेंडर बायसनेस है उसको रिमूव करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे एक लड़का अपनी बात रख सकता है तो लड़की भी अपनी बात रख सकती है, एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म देने के लिए, हेल्दी कंपटीशन, ठीक है, कि कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन भी हेल्दी, जेलसी नहीं होनी चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन लड़के लड़की बीच में। जबकि आज आप कोई भी फील्ड उठा, लड़कियां चाहे 10th का रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है, कोई फील्ड है, वहाँ पर वो बेस्ट है, क्योंकि उसे एक तो आज भी लड़कियों को हर कदम पे अपने आप को प्रूव करना, तभी वो आगे बढ़े। बहुत फैमिली जैसी, अच्छा तो ये कर लेगी तो तुम कर लोगे तो तुम आगे जाओ, तुम ये करोगे तो तुम आगे जाओ। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, स्ट्रगल है, हर चीज़ है। तो इस चीज़ को, वुमेन एम्पावरमेंट को और स्ट्रेंथ देने के लिए को एजुकेशन की फाउंडेशन रखी। रेडी इट आउट, ये इसमें इतना ही है, क्लियर? So conclusion, co-education in India are the preferred choice for some people, and many parents have realized that helping children mingle with the person is an important part of bringing them up. सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। अगर लड़की, हम ये कर रहे हैं, लड़की भी ये कर सकती है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंटरेक्ट करेंगे तभी तो हम एक दूसरे को समझेंगे। चाहे हम गर्ल्स एजुकेशन में पढ़ रहे हो, चाहे हम को एजुकेशन पढ़े, तभी हम एक दूसरे को समझें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग।
मैग्जिम्स MAXIMS मैग्जिम्स है मैग्जिम्स MAXIMS मैग्जिम्स मैग्जिम्स समझो कि रूल मैग्जिम्स होता है MAXIMS मैग्जिम्स मैग्जिम्स एक स्टेटमेंट है एक तरीका है इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड लास्ट क्लास में टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसको याद है आकृति आकृति हुआ प्रेजेंट ना मेरा क्लास टीचिंग हम टीचिंग मैग्जिम्स पे आएंगे व्हाट इज टीचिंग पढ़े थे ना टीचिंग होती है कि हम जो भी टीचर होता है उसको नॉलेज होनी चाहिए है ना सबसे पहले तो अगर वो कुछ किसी को सिखा रहा है बच्चों को सिखा रहा है तो उसके अंदर भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए या वो पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए उस चीज़ को सिखाने इज दिस टीचिंग और द क्वालिटीज ऑफ टीचर मैं टीचर क्वालिटीज आपने रीडिंग सबसे पहले हाँ एंट्री आनी चाहिए एक अच्छा स्माइल होना चाहिए फेस पे अगर हम टीचिंग कर रहे हैं these are the qualities that our teacher should have it should behave in the classroom this is not teaching is a learning process एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एंट्री बिहेवियर के साथ यानी बच्चे जब होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर नॉलेज है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस नॉलेज है हम प्रोसेस करते हैं कंटेंट थ्रो करते हैं क्लास में या कोई एक्टिविटी करते हैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो सारा प्रोसेस में आया और आउटकम बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट मीन्स लर्निंग जो उसकी लर्निंग ये जो मैगजीन्स हैं ये एक रास्ता है जिससे टीचिंग और लर्निंग दोनों आगे बढ़े क्लियर ऐसा नहीं है देखो प्रीवियस क्या होता है टीचर आया क्लास में बोला टीचर चला गया उसका काम खत्म लेकिन आजकल क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है जितना भी करिकुलम बनाया जाता है एक्टिविटीज फ्रेम करी जाती हैं वो बच्चे को ध्यान में रखें तो लर्निंग किस तरह से इफेक्टिव हो एक टीचर को क्या रूल क्लास में फॉलो करने चाहिए वो ये आपकी टीचर लाइसेंस क्लियर एक स्टेटमेंट राइट डाउन वन लाइन मैगजीन्स आर statement of the way maxims are statement of the way in which teaching and learning go forward also maxims are statement of the way in which learning and teaching and learning go forward. Full stop. They ensure effective and efficient learning. They ensure effective and efficient learning. Clear? Effective and efficient learning. क्लियर ये मैगजीन इसमें आपकी एक लाइन लिखी हुई है इसे भी आप ऐड कर देना मैगजीन्स के साथ जब आप इसको इलैबोरेट करोगे व्हाट इज मैगजीन हम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैगजीन्स के जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल सिंपल बना देना आप में से किसने टीचिंग करी है बच्चों को पढ़ाते हो आप कॉन्सेप्ट सीधा बताना शुरू कर देते हो कैसे स्टार्ट करते हो कोई
एक्चुअली मैं उसको पहले से मेरे को मान लो 10 and 1 पढ़ाना है उसे, तो मैं पहले उसको बताती हूँ, मतलब पहले मैं कहती हूँ आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसको मैं थोड़ा सा कि ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मैं सबसे पहले उसको उसका पिक्चराइजेशन कराती हूँ थोड़ा सा थ्रू यूट्यूब और व्हाट जो भी सिंपल वे में जिसको वो कैच करता है। यानी आपका पहला मैगजीन कवर हो गया, पढ़ो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता है बिल्कुल सिंपल तरीके से और फिर कॉम्प्लिकेट पे लेकर आता है जो उसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। पहला मैगजीन होता है टीचिंग का रूल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि पहले बच्चे को बहुत आसान चीज़ बताई जाए और उसके बाद उस पर कॉम्प्लेक्स पे लेके आए, जो हम हर कोई करते हैं, वेदर वी आर टीचिंग इन अ क्लासरूम और अवर चाइल्ड। क्लियर? सेकेंड है नोन टू अननोन। जब मैंने अभी बोर्ड पे एप्पल बनाया था तो एप्पल इज नोन टू ऑल द चिल्ड्रन और हम अननोन तक लेके आए ए। नोन टू अननोन की एक ऐसी चीज़ पहले डिमॉन्स्ट्रेट करना, जैसे अगर हमें मुगल पीरियड पढ़ाना है, ठीक है, तो हम मुगल पीरियड कैसे स्टार्ट करें क्लास में, इसको बोलते हैं सेट इंडक्शन। लेसन प्लान जो बनाते हो आप लोग, उसमें एक होता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इन द क्लास। सपोज आई एम गोइंग टू टीच मुगल पीरियड इन माई क्लास, तो हाउ आई इंट्रोड्यूस मुगल पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता सकते हैं कि मुगल कौन थे, हमें मैगजीन कौन सा लेना है यहाँ पे, नोन टू अननोन। तो कैसे पहले बताएंगे मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे। अब मुगल तो हमें पढ़ाना ही है, हाँ, हम मुगल तक बच्चों को लेके कैसे कोई आए? भी अगर कोई पहले हम उसके पहले की तो बताओ, मैं क्लास में आके बड़ करना शुरू कर दूँ तो कोई सुनेगा मुझे? मैम प्रॉप से ड्राइंग हम कुछ करके क्या ड्राइंग करें? चलो गुड, हम मुगल्स की ड्राइंग और कुछ बनाए पिक्चर प्रॉप से। सबसे आसान चाय पत्ती यूज करते हो, यस मैम, ताजमहल यस हाँ। मैम, शो कर सकते हैं ना, वही। चाय पत्ती तो सभी जानते हैं ना घर में, यस तो वी कैन शो अ पैकेट ऑफ ताजमहल टी इन योर क्लास। तो आप इस पिक्चर पे क्या देख रहे हो, नोन है चाय पत्ती, हम इससे क्या बनाते हैं चाय, इस पे किसकी पिक्चर बनी हुई है, ये क्या, हाँ ये क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, किसने बनाया था, किसने बनाया था, ये कौन से पीरियड में थे, यू कैन इंट्रोड्यूस फ्रॉम नोन टू अननोन। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक ऐसी चीज से शुरू करना जो कि बहुत फेमिलियर हो बच्चों को और प्रीवियस नॉलेज से आप उससे इंटरेक्ट करा सको, मिला सको उसकी नॉलेज को, उसको मिंगल कर सको उसकी नॉलेज को उस टॉपिक से। क्लियर? हमेशा ऐसी चीजें सोचो जिसमें बच्चा, अगर क्लासरूम में टीचर कुछ नहीं करनी, बॉल का काम नहीं है और क्लास में टीचर बोलेगी, बच्चे पूरे पीरियड उस बॉल को देखते रहेंगे कि मैम इस बॉल का क्या करने वाली है, भले उस बॉल से टीचर कुछ ना करना हो। ठीक है? आप अर्थ या प्लैनेट समझाना चाहते हो क्लासरूम में, आप एक्टिविटी कराओ, लेके जाओ। बॉल स्फेरिकल होता है और स्फेरिकली हम ऑप्टिकल में है हमारी अर्थ, तो आप उससे इंट्रोड्यूस कर सकते। ऑप्टिकल शब्द हम ला नहीं सकते लेकिन स्फेरिकल तो शो कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज, अगर आपकी क्लास को बहुत ज्यादा नोटी है तो कुछ भी अपने हाथ में एक चीज लेके चले जाओ क्लासरूम में, रखे रखो, तो टीचर कुछ कराएगी इससे। आज तो बच्चे उसे ही देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे आपकी बात, कभी डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी क्लास। फिर है सीन टू अनसीन। बेसिकली आप इसमें दो आपके टॉपिक हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और सीन टू अनसीन। दोनों लगभग सेम ही है, बट इसमें कॉन्क्रीट चीज दिखा के हमें एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे लेकर आना, ठीक है, और सीन जो चीज हमने देखी हुई है उससे एक ऐसी चीज पे लेके आना जो हमने ना देखी हो। ये कुछ देखो, ये मैक्सिम्स ऐसी चीज होती हैं जो हम टॉपिक के हिसाब से जो रूल फॉलो कर लेते हैं। ये कुछ हम सब चीज़ें करते हैं बट बस हमें इनके नाम नहीं पता होते। कभी हम बच्चे को फ्रूट्स दिखाते हैं, हमने बहुत सारे फ्रूट्स दिखाए बच्चे को, हमने वर्ड फ्रूट यूज़ नहीं किया, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बच्चों को सब पता है, बच्चा बताएगा क्लास में, आपको बता रहा है, घर में बता रहा है। तो व्हाट आर दीज कॉल्ड, एप्पल, मैंगो, दीज आर कॉल्ड फ्रूट्स। तो सीन और एब्स्ट्रैक्ट पे कॉन्क्रीट और सीन, क्योंकि कॉन्क्रीट में जो हम देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट वो जो हम नहीं देख रहे हैं, और सीन वो है जो हम देख रहे हैं, और अनसीन जो हम नहीं देख रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी, बेसिकली ज़्यादा सारे से एक जैसे ही होते हैं, कॉन्क्रीट और सीन की, जो हमने चीज़ देखी है और एक ऐसी कॉन्सेप्ट पे लेके जाना जो हम जिससे हम फेमिलियर नहीं। पर्टिकुलर टू जनरल,
इसमें ज़्यादातर आपको ना इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। जैसे नाउन, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आप कोई पिक्चर दिखा सकते हो, या फिर आजकल तो स्मार्ट बोर्ड टीचिंग है, आप बहुत सारी चीज़ें दिखाओ। जैसे आपने एक ऐसी पर्सनैलिटी की पिक्चर दिखाई जो सबको नोन है, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, रानी लक्ष्मीबाई, कोई भी। आपने कोई टेबल की पिक्चर दिखाई, आपने एक एनिमल की पिक्चर दिखाई, तो फर्स्ट यू आर पुटिंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। आपने एग्जाम्पल्स बता रहे हो, उसके बाद आप एक टॉपिक पे लेकर आ रहे हो, पर्टिकुलर टू जनरल। व्हाट वी कॉल, इसका नेम टाइगर, ये ताजमहल, ये रानी लक्ष्मीबाई। द नेम ऑफ द पर्सन्स, प्लेस, थिंग, एनिमल, और या कोई फेस दिखाया, आपने स्माइली दिखाई, या कोई हैप्पी या सैड कुछ दिखाया, फीलिंग, दिस इज कॉल्ड नाउन। तो जहाँ हम पहले एग्जाम्पल कोट करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर टू जनरल मैक्सिमम। फिर आपका पिज्जा है, पहले हाफ में डिवाइड किया, मैं बच्चों को पिज्जे की पिक्चर शो कर रही हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, या कोई चॉक दिखा रही हूँ क्लास में, उसको ब्रेक करके दिखा रही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है गेस्टॉल्ट ने दिया था कि पहले हम बच्चे को एक पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर दिखाएं, फिर उसके हिस्से के बारे में बताएं। जैसे फ्रैक्शन जो है, ये 1 है, 1 चौक है, उसको हमने ब्रेक किया तो ये हाफ हो गया। फिर हमने उसको और छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया, तो या तो हम इसको 4 में से 3, और करते हैं ना। आप जब फ्रैक्शंस की बुक में बच्चों पढ़ाते तो कुछ शेड कर दिया, कितना शेड है, पूरा कंप्लीट कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो हम थोड़ी क्लास में कोई भी डिमॉन्स्ट्रेट करके एक्टिव दिखाते हैं। ऑरेंज से हम दिखा सकते हैं, इट्स अ कंप्लीट ऑरेंज, यानी कि हम पूरा ऑरेंज दिखा रहे हैं, फिर उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। रोटी, अगर हम रोटी, पिज़्ज़ा, ये सब क्या है, हम जब इनको डिवाइड करते हैं, कंप्लीट को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होल टू पार्ट्स। कई बार हम ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, कहीं पे हम पार्ट्स टू होल पे जाते हैं, दोनों ही होते हैं। जैसे कि इसमें हम होल टू पार्ट्स में हम ट्री को शो कर दिया, फिर उसके हम पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि लीव्स होती हैं, ये स्टेम होता है, ये ब्रांचेस होती हैं। और पार्ट्स टू होल में सपोज हम पार्ट्स को पहले पढ़ा रहे हैं कि लीव्स एक पर्टिकुलर पार्ट बता रहे हैं, लीव्स होते हैं, सब फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, लेकिन उसके फिर हम ये क्या होता है, वेन्स हैं, ये मिडरिब है, ये लीफलेट्स हैं। पार्ट्स टू होल और होल टू पार्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग अलग टीचिंग मेथड्स या मैगजीन्स फॉलो। गॉट इट? कभी हम पहले पूरी पिक्चर दिखाएंगे, फिर जैसे आपने बहुत छोटी क्लासेस में देखा होगा बॉडी पार्ट्स में पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिखाते हैं होल, फिर ये लेग्स हैं, ये नेक है, ये आई है, ये नोज है, तो होल टू पार्ट। और कहीं जैसे अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी होल टू पार्ट में आएगा, और कहीं पे हम पार्ट पढ़ा के फिर होल पे आते हैं। इसमें एग्जांपल से एक बार देख लेना। डेफिनेट टू इंडेफिनेट मतलब मीन्स होता है, हाँ, इन द साइकोलॉजिकल सेंस ये होता है आपका पार्ट्स टू होल, पार्ट में पार्ट्स पढ़ाए और फिर हम इसको होल पे लेकर आए। इंडेफिनेट टू डेफिनेट, it is psychological for the pupil's intellectual development proceed from indefinite to definite as a pupil grows senses develop and he gains knowledge by living in the contact of his parents, brothers, sister. On the basis of gained knowledge he gradually makes his personal concept regarding each object. That means कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, और उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं।
फिर वो अपने स्कूलिंग में एंटर करता है। तो जनरल चीज़ों के बारे में इनडेफिनिट चीज़ें पता है और फिर वो उस कॉन्सेप्ट को लेके जो प्रीवियस नॉलेज के लिए क्लास में आता है, अलग अलग, कोई मार्केट के बारे में पता है, किसी को हॉस्पिटल के बारे में पता है, किसी को ऐसी चीज़ें पता है जैसे हमारे आसपास ये चीज़ें भी होती हैं, तो हम उसको सारी चीज़ें इकट्ठी करके बताते हैं, द थिंग्स द प्लेसेस वी फाइंड आउट इन अवर नेबर। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला जो वो डिफरेंट प्रीवियस नॉलेज को लेके क्लासरूम में आया है, तो उसे हम जनरली उसको क्या, ये है इनडेफिनेट टू डेफिनेट, प्रीवियस नॉलेज से कॉन्सेप्ट पर आना। देखो अगर बच्चा बड़ा है, बच्चा इंटरेक्ट करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, उसे हर चीज़ जाननी है, हर चीज़। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, किस लिए है, हम पूरे दिन बेटी परेशान करते रहते, कुछ भी हर चीज़ बच्चा जानना चाहता है। तो आप उसको, आपको जो नॉलेज है आप उससे इम्पार्ट करते हो, टीचर को जो नॉलेज उससे करते हो, तो फिर वो उसको एनालाइज करता है, उसको इकट्ठा करता है अपने माइंड में और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पहुंचता है कि इसको हम ये है। और स्कूल जो प्रीवियस नॉलेज हर बच्चे की है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कॉन्सेप्ट पे लेकर आता है, तभी तो हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं हर बच्चे की। अभी मैं जो आपसे कर रही थी क्लास में, आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, व्हाट इज दिस, इज द प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। आपको कुछ पता है, आपको कुछ पता है, आपको कुछ पता है, आपको कुछ पता है, हर बच्चे को हर चीज़ नहीं पता, तो उसको हमें इनडेफिनेट से डेफिनेट कॉन्सेप्ट पे लेकर क्वेश्चनिंग में उसी चीज से ही रिलेटेड करेगी टीचर क्लास में जो कॉन्सेप्ट उससे पढ़ाना है। क्लियर? फिर है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है कि जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, इट शुड बी अंडर अकॉर्डिंग टू द एज, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंटरेस्ट एंड नीड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए, ये नहीं कि मैं एक नर्सरी के बच्चे को फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, फर्स्ट क्लास के बच्चे को फिफ्थ का नहीं बता सकता। जो उसका एज लेवल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट, जो नीड है, जो उसका इंटरेस्ट लेवल है, उसी को ध्यान में रखिए वो चीज़ पढ़ा। ठीक है, ऐसे रेलिवेंट एग्जांपल्स होनी चाहिए जो उनकी एज ग्रुप के। आप हो मेच्योर, आपको 10 चीज़ें पता था, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलर क्लास में उसी तरह का एग्जांपल आप कोट कर सकते हो जो उस एज लेवल का है। क्लियर? Analyze to synthesis imperial knowledge is experimental. Child builds his storehouse of knowledge from his observation, their external experiment. Learning by doing basically. जो वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। सपोज हमने एक एक्टिविटी दी बच्चों क्लास में, कलेक्ट द लीव्स ऑफ ट्री, हर्ब्स की अलग, ट्रीज की अलग, शर्ब्स की अलग। तो बच्चा खुद कलेक्ट कर रहा है, बच्चा पूछ रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, 10 क्वेश्चन पूछ सेशन के थ्रू या बोर्ड पे कोई टेस्ट के थ्रू इन्वॉल्व करते रहना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्टिव टीचिंग। एक होता है पैसिव टीचिंग, मैं बोलती रहूँ और आप लोग सुनते रहो, ये होता है पैसिव टीचिंग। एक्टिव लर्निंग student must be mentally active most of the time and physically active some of the time. Extensive physical and mental activity part will not necessarily guarantee learning on the student's part. समझ रहे हो? कोई मैंने आपको समझाने को जरूरी नहीं है कि जब टीचर अगर कई बार होता है बच्चे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली नहीं होते, और बच्चों का फिजिकल प्रेजेंटेशन से ज़्यादा मैटर करता है मेंटली प्रेजेंटेशन। उसे आप टीचिंग के हेल्प से, जितनी आप टीचिंग एक्टिव रखेंगे, जितनी उसको इन्वॉल्व कर, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखेंगे, चाहे स्टोरी टेलिंग मेथड है, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, चाहे लेक्चर मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के। अगर जितने भी आप मैक्सिमम मेथड आप, क्योंकि हमारी जो टीचिंग है ना, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल नंबर, सिंगल मेथड, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी मेथड्स इन द क्लासरूम। आप किस टाइम कौन सा मेथड यूज़ कर लोगे कोई फिक्स नहीं होता, बस हमें अपनी टीचिंग को और लर्निंग को एक्टिव बनाना। प्रिंसिपल ऑफ मैनी मेथड दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैप, किसी भी बच्चे पर्टिकुलर बच्चे के लिए क्लैप करवाना, उसको एप्रिशिएशन वर्ड्स बोलना, एक्सीलेंट क्लास, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है ना।
तो ये सारे वर्ड्स, मोटिवेशनल वर्ड्स क्लास में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है टीचर के लिए, ताकि बच्चे क्लास में मोटिवेटेड होने लगे कि हाँ हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसका एप्रिशिएशन मिल रहा है। वेल बैलेंस करिकुलम to provide essential skills for the students to enable them to become a useful member of the society and to study the student person and immediate needs that should be blend and balance of two in the curriculum. इसका मतलब है कि देखो करिकुलम ऐसा होना चाहिए वो सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं बनाए बच्चों को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे का करे। इसलिए एक्टिविटीज़ को जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व करी जाती है। करते हो ना, एक होती है एक्टिविटीज एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, जीडीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई फेस्टिवल एक्टिविटी जो आप यूथ क्लास में करते हैं। बच्चे जैसे 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 2 बच्चों का ग्रुप बना दिया कि हमें नो गैस कुकिंग करनी है, तो वो सोचेंगे एक दूसरे से इंटरेस्ट लेंगे, हमारा ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए, हमारा ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए। इन नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको सोशल बिहेवियर सिखाते हैं कि हमें डिसिप्लिन में सोसाइटी में कैसे रहना, एज वेल एज हमें जो जिस लेवल के लिए करिकुलम बना है उसका उस लेवल के बच्चे का एकेडमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ होता है। यानी कि अगर हमें 5th के बच्चे को या 3rd के बच्चे को 2nd के बच्चे को डिवीज़न आना चाहिए तो आना चाहिए। उसके लिए टीचर क्या प्लानिंग करती है उसको हम लेसन प्लान बोलते हैं। क्या लेसन प्लान में क्या मेथड को यूज़ करना चाहती है, कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व करना चाहती है, कौन सी करिकुलर एक्टिविटी यूज़ करना चाहती है, कौन सी एकेडमिक एक्टिविटी यूज़ करना चाहती है, ये टीचर पे डिपेंड करता है लेसन प्लान बनाने में। क्या टीचिंग एड को यूज़ करना चाहती है, दिस इज कॉल्ड लेसन प्लान। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस? आप लोग एक दूसरे से अलग हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ बिहेवियर, फिजिकल स्ट्रक्चर, ऐसे आपकी क्लासरूम भी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखें। हमें सिर्फ टीम को नहीं पढ़ाना है या जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे सिर्फ उन्हें नहीं पढ़ाना है। टीचर इज लायबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है ताकि मैक्सिमम बच्चों की जो नीड है उसे हम पूरा कर सकें। जो हमारा गुड टीचिंग रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल टू स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स, द एवरेज स्टूडेंट्स एंड द ब्राइट स्टूडेंट, 3 कॉमन कैटेगरीज हैव टू बी टॉट इन डिफरेंट वेज। कैसे? हम जो बच्चे वीगन की रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं उनको अलग से बुला के मोटिवेट कर सकते हैं। जब वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए क्लैप करवा सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ब्राइट है, वो तो है ही, लेकिन जो बच्चा पीछे से उठ के आ रहा है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक एक वर्ड टीचर का। ब्राइट स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे लीक से हट के कर रहे हैं उनके लिए भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। और टीचर्स के मोटिवेशनल वर्ड ब्रह्मास्त्र होते हैं। मम्मी के मोटिवेशनल वर्ड तो मम्मी तो बोल ही देंगी, बट क्लास में एक अप्रिशिएशन मिलना बहुत बड़ी बात है किसी बच्चे के लिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर शुड नॉट बी बायस। उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस ध्यान में रखना कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल रिलेटेड है। Through the power of positive suggestions, students are willing to undertake a procedure which may they have failed to tackle before or had not considered. अगर हम किसी भी बच्चे को स्पेशली लगे, कई बार टीचर देखते कि बच्चे अंदर कैपेबिलिटी है, हम इसको इम्प्रूव करा सकते हैं, बस इसको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। वो राइट गाइडेंस ही आपका सजेशन। या कई बार बच्चे जो कंसीडर नहीं करते, जिनको इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि मैम मुझे भी इंपॉर्टेंस दे रही है, एक अच्छा सजेशन दे कि बेटा आप ऐसे करो ऐसे करो, तो कई बार टीचर ही उस बच्चे की लाइफ के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। तो एक अच्छे सजेशन टीचर्स के पास उन बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए होने चाहिए, अपनी क्लास में हर बच्चे की इम्प्रूवमेंट। ये है आपका सजेशन वाला पॉइंट। फिर है एनकरेजमेंट। सेम है मोटिवेशन लाइक एनकरेजमेंट, बच्चों को हम प्रोत्साहित करते रहें। रेमेडियल टीचिंग, वीक स्टूडेंट्स को आजकल स्कूल में बहुत आपने सुना होगा रेमेडियल टीचिंग, बच्चों को एक्स्ट्रा शीट देना, बच्चों को टाइम से पहले स्कूल में बुला लेना, बच्चों को स्टे बैक करवाना। ये क्या है? जो बच्चे वीक हैं उनके वीक पॉइंट्स पे, जैसे किसी की राइटिंग बहुत स्लो है तो उसे मैक्सिमम राइटिंग वर्क करवाना, किसी की रीडिंग बहुत स्लो है तो उसे मैक्सिमम रीडिंग करवाना, किसी को क्वेश्चन पेपर समझने में प्रॉब्लम होती है तो उसको क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करना। टीचर हर बच्चे के बारे में जानता है,
तो आजकल यही वाला कॉन्सेप्ट इसलिए चलाया गया ताकि वीक बच्चों के ऊपर भी अच्छे से काम किया जा सके। रेमेडियल टीचिंग होता है किसी भी वीक बच्चे पे जो उसकी वीकनेस है उस पर काम करना, इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। फिर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, एवरी स्टूडेंट, कई बार ऐसा फील होता है कई बार बच्चों को क्लासरूम में कि मुझे तो टीचर देख ही नहीं रही, मैम तो मेरी सुनती ही नहीं है, मैम सिर्फ इन्हीं की बात सुनती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात सुनती है, मैम के लिए तो यही बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो बच्चों को ये क्लासरूम में फील होना चाहिए कि मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ टीचर के जितना दूसरा बच्चा है ना, उसको भी उतने ही राइट है जितने इस बच्चे को। डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन हैव अ इक्वल राइट, तो एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ इक्वल राइट। ये फीलिंग होनी चाहिए बच्चे को क्लास में कि टीचर मेरी भी बात सुनेगी। कई बार आपने सुना होगा अपने बच्चे कहते हैं मैम मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। शायद मैम हो सकता है इनकी फेवरेट है, मैम इनको पसंद करती है, ऐसे तो बहुत सारे। हाँ, ये बहुत सारे मैम इनको सोचते हैं। अब मैं आप छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही, अगर आप कई बार हम लोग भी फील करते हैं, हम लोग भी फील करते हैं कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। एक अजीब सी बायसनेस हम अपने माइंड में, एक अजीब सा सिनेरियो स्टीरियोटाइप बन जाते हैं बच्चे, तो वो स्टीरियोटाइपनेस खत्म करनी है बच्चे को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम में प्रोवाइड करके। फिर है सिमुलेशन, स्टूडेंट शुड बी सिमुलेटेड विद द लिमिट्स ऑफ एबिलिटीज टू एक्सीड हिज प्रेजेंट एफर्ट, चैलेंजेस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू टीचर्स एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज स्टूडेंट्स ऑन स्किल। एक ऐसा इन्वायरमेंट टीचर के द्वारा दिया जाना बच्चों को कि जो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि जो आपके पास है आप उसमें बेस्ट हो, यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपने अंदर एक विश्वास करना, अपने एक बच्चे की, जो कोई बच्चा है कि नहीं मैम मुझसे तो नहीं होगा ये, सपोज मैंने एक बच्चा सिलेक्ट किया है डिबेट के लिए, नहीं मैम मेरे तो कैपेबिलिटी नहीं है स्पीकिंग, नहीं आप क्यों नहीं कर सकते। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करिए, अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट करिए, यू कैन डू इट। टीचर एक एंकरेजमेंट की से, मोटिवेशनल वर्ड से, एक सिमुलेशन मतलब एक एनवायरनमेंट, सिमुलेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके दिमाग में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करे। ठीक है। लाइफ स्किल सिचुएशन, लर्नर शुड बी गाइडेड इनटू रियलाइजेशन दैट देयर स्टडीज एंड एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ द लाइफ। Students sometimes fail to see any relationship between social, school and life situation. Teachers has to guide student for this. For example, मैं आपको बताती हूँ, मैं सोचती थी जब मैं कहीं फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, बिना मतलब कुछ काम तो है नहीं इसका, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। कई बार आपने बच्चों को सुना होगा हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है, इस सब्जेक्ट को कुछ काम तो आता नहीं है, क्योंकि हम हाईलाइट मैथ साइंस हिस्ट्री क्यों, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन होता है जो आपको मिलेगा, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई यूज़ तो है नहीं। बहुत बच्चों से आपने सुना होगा, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि उसमें डेट्स याद करके पढ़नी पड़ती है, नेम्स याद करने में तो बच्चों को याद नहीं रहते, तो बच्चों को यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो कोई जो भी सब्जेक्ट टीचर होता है पहले क्लास होने से पहले उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताए कि आपकी लाइफ में क्या है, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप क्या कर सकते हो। अपने टीचर को, एक टीचर तभी तक इफेक्टिव हो सकता है जब तक वो अपने अंदर बच्चों के मन में अपने लिए ट्रस्ट, अपने सब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट पैदा करे। आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर टीचर ये रियलाइज करा देती है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती कि टीचर मैम हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे बीइंग अ हिस्ट्री टीचर, तो देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इन द क्लासरूम। पहले वो टीचर यही बताता है, आपका 6th क्लास में जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक में, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, ये क्वेश्चन, ये हेडलाइन ये है व्हेन हाउ एंड वेयर करके पढ़ोगे तो उसमें आएगा, लाइंस पढ़ोगे तो उसमें है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि एक सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना ही एक नहीं है, आप आर्कियोलॉजिस्ट भी बनते हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पास्ट को स्टडी करते हो, पास्ट स्टडी करके हमें फ्यूचर को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमारे पास जो अच्छा था उससे हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। ये हिस्ट्री का रोल है। हमेशा हिस्ट्री एसएसटी के लिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैथ्स, हाँ मम्मी हम शॉप पे जाते हैं तो प्लस माइनस करना पड़ता है, इंजीनियर बनते हैं तो हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, साइंस पढ़ते हैं हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक, पेरेंट्स के पास आंसर आराम से होता है, बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं बहुत ईजिली, लेकिन एसएसटी को लेकर बच्चों को समझ में नहीं आता।
तो उस सब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट पैदा करना ही आपका लाइफ लाइक सिचुएशंस है, मतलब यू रिलेट योर सब्जेक्ट विद द रियल लाइफ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन योर रियल लाइफ. Independence, a student increasing independence from adults as ever increasing sense of responsibility are sign of good teaching. The degree of independence gained at any given time should be measured up with the maturity level of the child. कोई समझाएगा मुझे इस पॉइंट को? ये होता है एक्टिव लर्निंग, सब पैसिव लर्निंग कर रहे हैं. हाँ जी. ठीक है. और बच्चों को फ्रीडम देती हूँ कि अपने अपने व्यू पॉइंट आप रखो, लिखो, फ्रेम योर आंसर, फ्रेम अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्वेश्चनिंग करो एक दूसरे से और चेक करो कि कौन बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कितना मैच्योरली बिहेव करता है, कितनी सेंसफुल बातें करता है. एक क्लासरूम में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट दें ताकि जो डिस्ट्रिक्टिंग लेकिन एक लाइफ स्किल को सिखाए, कुछ नया सिखाए, कुछ क्रिएटिव सिखाए, आगे बढ़ने के लिए कुछ देखो सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना. जब बच्चा खुद करके सीखता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स आप जैसे आप क्लासरूम में बोलो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ही बोलो, तो आप कुछ ना कुछ वर्ड्स निकालोगे अपने मन से कि ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये होता है. एक बार क्या बोल सकते हैं, अपने दिमाग को घुमाते हो, अंदर जो आपकी प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप उनके बेस पे आप कुछ रिलेटिव एग्जांपल्स मुझे देते हो. तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्लासरूम में कि आप भी फ्री हो अपनी बात कहने के लिए, आइदर रेलिवेंट टू योर क्लासरूम टॉपिक और कोई जर्नल टॉपिक. क्लियर? ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन, अभी तक जो हमने बात करी है टीचर के, लेकिन बच्चों के लिए करी है. ठीक है. अब टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, जिसके बारे में आपने NPE के बारे में सुना होगा कि नेशनल पॉलिसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी में एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं. तो हमारी नेशनल पॉलिसी जो पहले बनी थी वो 1968 में बनी, फिर उसके बाद 1986, आई थिंक 1986 में. जब 1968 में इसका कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन, इसको रिवाइव किया गया विथ 4 न्यू पॉइंट्स ऑफ रिकमेंडेशन. कि ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, एक पॉलिसी और बना दी कि नहीं ये तो इसमें ठीक है लेकिन इसमें और बहुत कमियां हैं, तो इसमें और भी चेंज होना चाहिए. तो इसी पॉलिसी में कॉन्सेप्ट आया टीचर को भी एजुकेट करना चाहिए. कि टीचर्स नहीं है कि जो पढ़ लिया एक बार हायर कर लिया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता. टीचर एजुकेशन पे भी काम, टीचर को भी अपग्रेड होना चाहिए. जैसे अगर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एजुकेशन के अलावा, तो वहाँ भी हम अपने अंदर पढ़ते हैं ना, डॉक्टर भी पढ़ते हैं, जो इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं. अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो भी स्टडी करते रहते हैं. तो ऐसे ही टीचर एजुकेशन पे भी काम होना चाहिए. टीचर्स को भी हमें अपग्रेड करना चाहिए, टीचर्स को भी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए. उसको बोला गया है टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि टीचर को कोई डिग्री देनी है, बट टीचर को अपडेट करना है जो एक प्रेजेंट सिनेरियो की नीड है उसके हिसाब से. क्लियर? द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट इन May 1986. ये 86 में जो आई, उससे पहले एक NPE आ गई थी 1968 में जो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, तो उसमें ही कुछ और रिकमेंडेशंस देके 1986 में इसको रिवाइव किया गया और इसको अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट में. इन May a committee was set up under the chairmanship Acharya Ram Murthy in 1998 to revive NPE.
and to make recommendation for its modification. That committee submit its report in December 1990. इस पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, आपको पता है? जब गवर्नमेंट की मर्जी, इसको इम्प्लीमेंट करके राजीव गांधी ने कहा कि प्लान ऑफ एक्शन, तुरंत इसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करिए। तो एक प्लान ऑफ एक्शन 1990 आया जो राजीव गांधी जी के अंडर था डायरेक्टली, और उन्होंने इसकी कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया। As the result of Central Advisory Board of Education committee was set up in July 1991 under the chairmanship of Shri N. Natharan Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh, to consider modification NPE, taking into consideration report of Ramamurthy Committee and other relevant developments. अब ये टोटल थियोरटिकल है, ये आपको ऐसे ही लर्न करना है, क्योंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिकली हो चुका है, तो इसमें आप कोई चेंजेस अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। किसी भी कमेटी को ये ध्यान रखना, किसी भी रिकमेंडेशन आपकी नहीं है, सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है? जो नेम है वो एज इट इज़ ही रहेंगे, ये आपको ऐसे ही लर्न करना। किसके अंडर में बनी, कब प्लान ऑफ एक्शन हुआ, इसमें नहीं, आपको डिटेल्ड में नहीं है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए प्लान ऑफ एक्शन में 1990 में, और फिर उसके बाद इनका ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज बोला और कल वो काम हो गया। हर काम करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। 1991 में फिर ये प्लान ऑफ एक्शन हुआ कि पहले एनपीए को रिवाइव किया गया 1986 में, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1990। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, द नीड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, टीचर्स को अपडेट करना, करिकुलम को अपडेट करना, यही टीचर एजुकेशन का मेन मोटिव था। टीचर्स को पढ़ाना, टीचर्स को आगे आप पढ़ोगे तो मैं इन सर्विस और प्री सर्विस कॉन्सेप्ट, टीचर एजुकेशन कैसी होगी, तो इन सर्विस होगी, मैं सर्विस कर रही हूँ, ऑन दी जॉब हूँ, मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये होता है इन सर्विस। लेकिन मैं ज्वाइनिंग से पहले मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, वो प्री सर्विस। टू अपडेट टीचर फॉर द betterment of the children. Government of India announced in January 1985 the new education policy would be formulated for the country. ये अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी, 68 को रिवाइव किया जाएगा। सेम रिकमेंडेशंस हैं, बस थोड़ी सी रिकमेंडेशंस लास्ट की उन्होंने ऐड करी थी। 23 वेरियस एस्पेक्ट्स को उन्होंने ज्वाइन किया था, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, एडल्ट एजुकेशन ऐड हो गया था कि जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर भी काम किया गया। ये रिकमेंडेशन पहली एनपीई में नहीं थी जो 68 में बनी थी, ये सेकेंडरी नेशनल पॉलिसी में आई थी कि प्रौढ़ शिक्षा क्यों, अगर बड़े पढ़े होंगे तो शिक्षा के महत्व को समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब प्राइमरी लेवल पे बच्चे आएंगे तभी वो सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे, सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे तभी वो हायर लेवल पे जाएंगे, और इस तरीके से सारे बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। एडल्ट एजुकेशन के लिए बोला, हायर एजुकेशन, टेक्निकल, अब इन्होंने बोला कि अब वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन भी देनी चाहिए। जैसे आपने ITI सुना है ना, IIT अलग है, ITI, जिसमें क्या करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, मशीन से रिलेटेड एजुकेशन, ठीक करना, मशीन को चलाना। तो क्या है कि जो बच्चे आगे नहीं आ रहे एजुकेशन, उनको हम टेक्निकल एजुकेशन दें ताकि वो लोग अर्निंग कर सके, जो गांधी जी ने वर्धा में बोला था। उस यहाँ मशीन्स आ गई, टेक्निकल चीजें आ गई, तो वहां पर क्या था, हैंड मेकिंग, हैंड क्राफ्ट ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम मशीन्स नहीं थी। काम बात वही है लेकिन अलग तरीके से रिप्रेजेंट, क्यों, टाइम के हिसाब से जो नीड थी उस टाइम की। मैनेजमेंट एजुकेशन, मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचर्स, मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम्स के बारे में बताना, कंप्यूटर की नॉलेज देना, ठीक है, टेक्निकल आगे। अभी आपने कुछ सालों पहले स्मार्ट बोर्ड कहीं नहीं थे, अब कुछ सालों स्मार्ट बोर्ड, तो जिन स्कूल्स ने ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट बोर्ड जो प्राइवेट स्कूल्स ने इंट्रोड्यूस किया या गवर्नमेंट स्कूल्स में हर जगह ज़्यादा स्मार्ट बोर्ड है, अगर टेलीविजन अपग्रेडेड स्कूल्स हैं जहाँ पर, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई स्मार्ट बोर्ड्स को, हाउ टू ऑपरेट स्मार्ट बोर्ड्स, आप उसको कैसे चला सकते हो, फोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ट्रेनिंग दी गई, अपडेट किया गया टीचर को एजुकेट तो क्या गया है, जरूरी थोड़ी ना है कि उनको अकेडमिकली कोई टेस्ट देना पड़ रहा है, बट उन्हें ट्रेनिंग दी गई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फैमिलियर बनाने के लिए।
दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन. जो सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं वो क्या है? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस में जब ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया तो कई स्कूल्स में बहुत टीचर जो पुराने टीचर्स हैं वो फैमिलियर नहीं थे टेक्नोलॉजी से. उनको बताया गया आप सीखो करो. कई स्कूल्स में तो कंपल्शन होता है स्कूल्स में कि आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे. आपको फेमिलियर होना चाहिए टेक्नोलॉजी से, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो. क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी. अगर हमें टेक्नोलॉजी से ही अवेयर नहीं है तो हम टीचर हम काम नहीं कर सकते. तो उसी टेक्नोलॉजी से वोकेशनल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना टीचर का, दिस इज पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन. ये जो बीएड और हम लोग करते हैं ये भी तो हमारी स्किल्स को ही डेवलप कराया जाता है. बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन. इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना. आप जो लोग करते हो आप भी तो एक ट्रेनिंग ही कर रहे हो. एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इसकी बट टीचर एजुकेशन बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ा है आपने, सुना है ना एनसीईआरटी? क्या होता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का एक सब यूनिट है जो टीचर. एनसीईआरटी का मेन काम जरूरी नहीं सिलेबस और करिकुलम को ही नहीं बनाना. टीचर एजुकेशन पे भी एनसीईआरटी काम करता है. उनके लिए प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है. उसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं. जब आप एनसीईआरटी वाले टॉपिक पे आओगे तो उसमें पढ़ोगे तो एनसीईआरटी टीचर एजुकेशन के लिए भी काम करता है. सिंपल लैंग्वेज में समझो, टीचर एजुकेशन इज द प्रोग्राम थ्रू विच गवर्नमेंट और टीचर itself can update herself or himself according to the need of the education system. जो भी एजुकेशन सिस्टम अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं या टेक्निकली चेंज आते हैं तो अपने आप को उसके हिसाब से इम्प्रूव करना ही टीचर एजुकेशन है. ये सेमिनार के थ्रू होता है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है, वर्कशॉप्स के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है उसकी ट्रेनिंग के थ्रू होता है. डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं टीचर एजुकेशन. और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन नहीं करते हैं या उनको फोबिया होता है क्वेश्चन करने. To make the learning and teaching process active, अगर मैं कोई भी टीचर क्वेश्चन नहीं गई उससे पहले बात तो उसे पता ही नहीं चलेगा किस क्लास में कितनी लर्निंग हुई है. ठीक है. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको एक्टिव बनाता है. मेक द स्टूडेंट अलर्ट. होता है ना मैम मुझसे भी क्वेश्चनिंग कर लेंगी, मुझे भी पता होना चाहिए. ठीक है. एक to develop. और मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर नहीं दे पाते. हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना. क्योंकि जब बच्चे आंसर नहीं कर पाते तो एक फियर में चले जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता. तो बार बार क्वेश्चनिंग करने से और मोटिवेशनल टेक्निक यूज़ करने से हम क्लासरूम को एक्टिव बना सकते हैं और बच्चा उस चीज़ को सोचने में जो वो सिर्फ एक पैसिव लर्नर सुन रहा है, वो पैसिव हियरर है, लर्नर है, तो वो सिर्फ सुन रहा है उसे. तो वो जब हम सुनते हैं किसी चीज़ को सिर्फ सुनते हैं तो 90-100% कभी भी आप इनटेक नहीं कर सकते अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करें. कॉन्सेंट्रेशन किस वजह से होगा कि टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती है, टीचर मुझसे क्लास में कुछ भी पूछ सकती है. इसी वजह से मुझे ये लगता है कि मैं आपको क्वेश्चनिंग एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, आज ही मैं सारे बच्चों को पढ़ा रही थी तो बहुत लोग मतलब ऐसा कर रहे थे कि हम सुन ही नहीं रहे हैं या हम कर ही नहीं रहे. तो वो बीच बीच में वो खेलते हुए रहते हैं, बीच बीच में वो बातें नहीं करते हैं. आपको क्लासरूम को डिसिप्लिन में रखने में भी हेल्प करता है क्वेश्चन. एक क्लासरूम डेकोरम बनाने में भी हेल्प करता है. और अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो बच्चा
कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इरेलीवेंट क्वेश्चंस होते हैं क्लासरूम में। जैसे कि अगर हम अपने टॉपिक से हटके भी अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं कि ये रिवर्स के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो रिवर पढ़ा दिया हमने रिवर, लेकिन रिवर जाती कहाँ है, कहाँ जा रही है? हम लोगों ने एंड पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ रिवर के बारे में बताया कहाँ से निकले, पर जाती कहाँ है, कहाँ मिलती है, क्या रिवर्स मिलती है? तो बच्चे जब हम क्लास में क्वेश्चनिंग करते हैं तो इसकी हेल्प से वो जो नहीं जानते उसको भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप होती है बच्चों की। नेक्स्ट रिव्यू, लर्निंग को रिव्यू करने, वही जो मैंने पहला पॉइंट बताया, एसेस लर्निंग, टू स्टिमुलेट स्टूडेंट टू परस्यू नॉलेज ऑन देयर ओन एंड आस्क देयर ओन क्वेश्चंस। इसके साथ साथ जैसे आप टीचर तो क्वेश्चन पूछती है, बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी नॉलेज एनहेंस होती है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उनके मन में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी अपनी लर्निंग को और बेटर करने के लिए आस्क ऑन क्वेश्चंस। जब आप चैप्टर को क्लासरूम में पढ़ाते हो तो जब हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो टीचर्स बच्चों के भी अपने क्वेश्चंस होते हैं, इससे उस बच्चे के अंदर जो क्वेश्चंस हैं और एक न्यू नॉलेज क्लासरूम में डाइवर्ट हो रही है, तो बच्चे दूसरे बच्चे भी सुनते हैं, तो उनको भी एक अलग तरह की नॉलेज मिलती है कि हाँ ये भी हो सकता है। Here are some other ways to promote questions to make students who ask questions feel like they have done NCERT, National Council of Education and National Council of Education Research ट्रेन। आप इसके बारे में सब लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। एनसीईआरटी करिकुलम या सिलेबस, जो सिलेबस बनाता है, करिकुलम नहीं, द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है। करिकुलम स्कूल टीचर्स बनाते हैं, स्कूल बनाता है अपने पार्ट पर, और सिलेबस एनसीईआरटी। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 सितंबर 1961 को हुआ था, फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी का बेसिक काम है जो इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन। एक चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे मिलके काम करती है, तो एनसीईआरटी स्टेट और सेंटर दोनों को एडवाइस करता है टाइम टू टाइम कि स्कूल एजुकेशन को हम कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो टाइमली उसको रिवाइव करती रहती है, ठीक है ना, टू सेल, एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए और अपनी सेल को एनहेंस करने के लिए। लेकिन हम यहाँ कोई चीज़ बेच तो नहीं रहे हैं ना, हम सिर्फ एक ट्रस्ट एनहेंस करने के लिए कि हाँ हम टाइमली जो नीड है सोसाइटी की, स्कूल्स की, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उसको कौन गाइड करता है? एनसीईआरटी। ये एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, ये लाइन लिखी हुई आपके रहे में, उसकी एक एडवाइजर कमेटी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एकेडमिक लेवल के लिए, एकेडमिक फील्ड के लिए काम करती है टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, और जितने भी स्टेट्स के लिए जो स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टाइम टू टाइम उनको गाइड करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उस पर रिसर्च करती है। ट्रेनिंग, टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी लोग डिज़ाइन करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, कि टीचर्स को के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, इनके नाम पढ़िए। एनसीईआरटी एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सब यूनिट्स हैं। पहली है आपका ही इंस्टीट्यूट का नाम NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सब यूनिट्स है एनसीईआरटी की। पहली है NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली। लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। पेज नंबर 108, पेज नंबर 108। देखो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या काम है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली ऑन 1 सितंबर 1961। क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले यही पढ़ लो। पहला ऑब्जेक्टिव, जो भी सिलेबस बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट, हर क्लास के लिए एनसीईआरटी सिलेबस बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, पहला। सेकंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 100% असेसमेंट, 100% एनरोलमेंट, कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे उस एज ग्रुप के जो बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बच्चे हैं, उनके पास स्कूल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए स्कूल्स की, और जो उस एज ग्रुप के बच्चे, उन सब बच्चों का एनरोलमेंट होना 100% एनरोलमेंट। क्लियर? ये है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सुना है? हाँ, स्पेशल एजुकेशन। पहले तो स्पेशल स्कूल्स वगैरह हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कि वो बच्चे नेग्लेक्ट ना फील करें, इसलिए उनको थ्रू द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी जा रही है। तो उनको कोई भी स्कूल, अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है तो कोई भी स्कूल उसको एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम। क्लियर? एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, competitive value education, production of teaching learning experience, improvement of teacher education, improvement of thought of education of student। ये सारे उद्देश्य हैं एनसीईआरटी के, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में मॉडिफिकेशन करें, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जैसे मिशन बुनियाद चलाया है, ठीक है, और ये जो मैंने निष्ठा वाला प्रोग्राम चलाया है, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू चाहे वो किसी भी तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को उनको अचीव कर। ये एनसीईआरटी सिर्फ ऐसे नहीं कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है वो सारा काम करते हैं, वो सब यूनिट्स हैं, उन्होंने उस काम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया। ऐसा नहीं है कि चेंजेस एकदम से हो जाते हैं सिलेबस में, पूरा रिसर्च होता है, क्या नीड है, क्या चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, क्या सोसाइटी को चाहिए, बच्चों को क्या नीड है, उसके हिसाब से। अब ये जो बुक मैंने आपको बुक बताई है, जैसे आप साइंस की बुक देखोगे एनसीईआरटी की, तो पहले सिंपल कंटेंट हुआ होता था, लेकिन अब क्या है, उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में कन्वर्ट कर दिया। भूजू एंड पहेली करके दो कैरेक्टर हैं साइंस की बुक में जो आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस का जो रेलिवेंट कंटेंट है वो उसमें वो आंसर उसको देता है। तो भूजू और पहेली, ताकि वो जो बुक है वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को। ये सारे चेंजेस आज नहीं हुए कि एकदम से हो गए, उन पर पूरा रिसर्च कंडक्ट किया, एजुकेशनिस्ट से, स्कूल टीचर से, प्रिंसिपल से मीटिंग करी जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, उसके बाद चेंजेस होते हैं। क्लियर? ताकि जैसे अब मैंने आपको 5th की मैथ्स की बुक के बारे में बताया एनसीईआरटी की, तो वो इसलिए ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे, बच्चे मजे मजे में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को सीखें, इसलिए वो बुक को इस कॉमिक कैरेक्टर्स के इतने पिक्चर्स के साथ उसको बताइए कि वो कॉमिक बुक की तरह लगती है। जैसे एक बच्चा वो इंच टेप लेके खड़ा है तो दूसरा उसको खींच रहा है, इससे क्या करेगा, इस तरह से वो उन्होंने कॉमिक की तरह उसको बना दिया बुक को, ताकि बच्चे बोर ना, क्योंकि मैथ्स बच्चों को क्या निकल के आया रिसर्च में कि बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। तो उस फियर को ख़त्म करने के लिए एनसीईआरटी ने ये उस बुक में चेंजेस किए, ताकि बच्चे को वो हैवी ना लगे, एक लगे जैसे कि मैं कोई भी कार्टून बुक देख रहा हूँ। क्लियर? फिर है मेजर फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि रिसर्च करना, उस रिसर्च पे जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आता है, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना सिलेबस में। इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग, दैट यू ऑलरेडी नो, ये काम भी एनसीईआरटी का होता है, वो प्रोजेक्ट्स बनाती है, जो मैंने भी बताया है। जैसे आप सिस्टम जो गवर्नमेंट फील्ड में होते हैं ना,
या जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में होते हैं, तो एनसीईआरटी, सीबीएसई ये सारे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाते रहते हैं टीचर एजुकेशन के लिए। वो लोग उसी हिसाब से टीचर्स को ट्रेन या सेमिनार या वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते रहते हैं ताकि टीचर की एजुकेशन होती रहे और वो अपडेट रहे। Extension and decimation work, all these turn to achieve the main object of improving the quality of school education. Main object क्या है कि anyhow हमें school education की quality को improve करना है। Development curriculum, instruction, method of teaching, techniques of evaluation, teaching aid kits and equipment, learning resources. आप government schools में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी सारी चीज़ें, कोई प्राइवेट स्कूल्स तो अपने आप बाय करते हैं लेकिन वो लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, सारी पूरी किट्स आती है स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन में। ड्राइंग बुक तक भी गवर्नमेंट देती है। ड्राइंग बुक जो एक किट चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पर्टिकुलर क्लास को, वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये रिसर्च कौन कंडक्ट करता है? गवर्नमेंट काम है सिर्फ प्रोवाइड कराना, फंड प्रोवाइड कराना। ये रिसर्च कौन कंडक्ट करता है? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस लेवल पे क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब एनसीईआरटी का काम है। टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जो उसकी सब यूनिट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो करिकुलम को इसका मेन काम है, यही तो पढ़ लो साथ साथ, इसका काम है डिसाइड करिकुलम, सिलेबस, स्टडी मटेरियल, बुक्स, ई लर्निंग, मल्टीमीडिया फॉर्म में जितना भी आपको एक मिनट में यहाँ पे होल्ड करूँगी। अभी आपने UGC के कभी प्रोग्राम्स देखे हैं? वो NCERT के भी प्रोग्राम्स आते हैं ना टीवी पे, कि हर बच्चा, अगर जो बच्चे के स्कूल एक्सेसिबल नहीं है तो प्रोग्राम्स आते हैं NCERT के भी, टीवी में, रेडियो पे एजुकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। वो सब ये जिसके लिए जो करिकुलम फ्रेम होता है, ई लर्निंग पे जो करता है, वो इसका एक सब यूनिट है NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये सब यूनिट का काम है और इसके ऊपर इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? NCERT। जो उसके रीजनल ऑफिसेज हैं उनको भी कौन हेड करता है? NCERT। जैसे मैं मान लो DPS की बहुत सारी ब्रांचेज हैं लेकिन एक मेन ब्रांच, एक अथॉरिटी है जो सारे DPS पे नज़र रखेगी। ऐसे ही जो NCERT की मेन जो NCERT का जो मेन हेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने रीजनल जो सब यूनिट्स हैं उन पर भी नज़र रखता है। भोपाल में भी है, मेनली भोपाल, असम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में भी है। उनका काम है टू रिसर्च एंड डेवलप द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। मेन सोल इसका यही है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, वेदर एट द सेंटर वेदर इन द स्टेट। इसका सेकंड काम है NIE का, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन पर काम करना, उनकी क्वालिटी को, एजुकेशन को इम्प्रूव करना। उसके जो डाटा, जो जितना भी डाटा चाहिए, रेलिवेंट डाटा जो इकट्ठा होता है, जो रिसर्च की जाती है, उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रोवाइड कराना फॉर द बेटर एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द पब्लिश स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड टीचर्स एंड हैंडबुक्स। ये NCERT की बुक्स आप जो कहते हो ना, NCERT की बुक्स, ये NCERT का काम है। जो डाटा रिसर्च, जो रिक्वायरमेंट है, सिलेबस, करिकुलम बना दिया गया है, जो NIE ने बना दिया, उसको पब्लिश कराना NCERT का काम है। मिलती है ना मार्केट में NCERT की बुक्स, तो NCERT का अपना पब्लिशिंग है। टू अंडरटेक फंक्शन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाउ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आज हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन, एक्ट एज अ क्लीनिंग हाउस फॉर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन and matters relating to school education and teacher education। इसका मतलब ये है जो आइडियाज रिसर्च में या करिकुलम में जो चेंजेस, रिसर्च ऐसी नहीं होती, बच्चों से बात की जाती है, टीचर से बात करी जाती है, प्रिंसिपल से बात करी जाती है, रिसर्च ऐसी जो उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनसे बात करी जाती है, सोसाइटी में बात करी जाती है, सब कुछ रिसर्च डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से स्कूल की क्वालिटी, क्या नीड है और क्या हम प्रोवाइड करा सकते हैं, सबको एनालाइज करके और कितना बेटर हम अपने स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा काम NCERT करता है, ठीक है। इसकी सब यूनिट्स मैंने NIE आपको पढ़ा दिया है। सेकंड यूनिट है, देखो इसकी सेकंड पैराग्राफ में, CTET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मेन काम है टू डेवलप द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, जितना टेक्नोलॉजी
किस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके हम स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल फील्ड या इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशनल फील्ड, इस पे जो काम करता है वो एनसीईआरटी के सब यूनिट करती है। ठीक है, इसमें ही आएगा आपका हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच मीन जो बुक्स और कंटेंट्स वगैरह हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, मीडिया सॉफ्टवेयर है, जो रेडियो टेलीविजन ये जितना भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं ये वाला डिपार्टमेंट देखता है। इसमें डिटेल नहीं है कि आपको ये समझ में आए, इसलिए मैं ये आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। फिर है आपका पंडित वाला लास्ट, क्या है इसकी फुल फॉर्म, प्लीज रीड इट आउट। सब यूनिट का काम है वर्क फॉर द वोकेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन एज वेल एज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मेन काम होता है टीचर एजुकेशन पे। सारा काम एनसीईआरटी होलसो सारा काम वही देखती है, लेकिन वही है ना कि क्लास उसी पूरे काम को जो भी जितना भी काम है चाहे बच्चों से रिलेटेड है उसको डिवाइड करते गया सब यूनिट्स में, तो हर यूनिट अपना अपना काम करती है। तो ये काम करता है टीचर एजुकेशन। इन सर्विस प्री सर्विस प्रोग्राम कौन कौन से टीचर एजुकेशन के लिए चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट चाहिए, वो सारा कौन इकट्ठा करता है, कौन काम करता है उस पर, ये पंडित जी वाले। फिर है आपका इन सभी फैसिलिटीज स्किल एनहेंस करते हैं, वोकेशनल सिलेबस फ्रेम यही करता है, लर्निंग मटेरियल कंटेंट को इकट्ठा करना वोकेशन से रिलेटेड, वोकेशनल एजुकेशन से जितना भी लर्निंग मटेरियल है वो सारा यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। एक चीज़ और है, ये यूनेस्को का मेंबर है। यूनेस्को के साथ मिलके ये टीचर एजुकेशन के लिए और बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और वोकेशनल एजुकेशन को यूनेस्को के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके साथ मिलके इंडिया के लिए क्या बेटर है, कितना वो इम्प्रूव करा सकते हैं, यूनेस्को के साथ मिलके ये वाली यूनिट काम करती है। ठीक है, एरिक वाली ये पंडित सुंदरलाल शर्मा। हाँ जी, इसका इस सब यूनिट का मेन काम है। हाँ जी, पंडित न्यू दिल्ली पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया हुआ है। नहीं न्यू दिल्ली नहीं है इसमें मैम, ये कॉमन मार्क्स में कॉमन नहीं, कॉमा के बाद न्यू दिल्ली, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट भोपाल। मैम मेरा कुछ नहीं है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ये कोई पर्सन है, पर्सन ही हो गए यार, वो जिनके नाम करते हैं पे ये काम। काम नहीं करते, उनके नाम से ये एक इंस्टीट्यूट है, इज अ सब यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, इट्स अ यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। ये यूनिट है, हाँ, ये इनके नाम रीड द पैराग्राफ। जब आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये यूनिट्स हैं। मैं इसमें आपको ये समझ में आए ये यूनिट्स क्या काम करती हैं, तो इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ। इसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि एनसीईआरटी की यूनिट्स होती हैं जिसको हेड करता है एनसीईआरटी। वो यूनिट अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो पंडित है, इनका है यूनेस्को से कोलैबोरेशन। यूनेस्को का सब फोरम मेंबर ऑफ यूनेस्को के साथ मिलके वो वोकेशनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन के लिए, इन सर्विस पे सर्विस, उसके लिए प्रोजेक्ट्स और जो भी करिकुलम सिलेबस जो उनके लिए जितना बेस्ट हो सकता है उनको अपडेट करने के लिए उसके लिए काम करता है। ठीक है, फिर है आपका टेक्निकल वोकेशनल प्रोजेक्ट्स को ये डिज़ाइन करता है पहले वाला, और पंडित सुंदरलाल शर्मा भोपाल। फिर है आपका एरिक वाला, ये करता है आपको टू प्रमोट टीचर एजुकेशन इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग। इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम टीचर्स के, ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिप्लेसमेंट कोर्सेज, ये सब जो भी प्रोवाइडेड कराता है वो एरिक कराता है। इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। देखो स्कूल है, ठीक है, स्कूल का एक प्रिंसिपल है, क्या वो सारा काम खुद करता है? लेकिन ऑब्जर्व वो सबको करता है, तो मेन ऑब्जर्वर कौन हो गया? एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन उसने अपने स्कूल में हर किसी को एक ड्यूटी असाइन करी हुई है कि ये गेट पे रहेंगे, ये कोऑर्डिनेटर है, ये रिसेप्शन पे रहेगा। हर तरह के लिए, हर काम के लिए अलग अलग ग्रुप है। एक उसने कमेटी बनाई है मान लो, तो ये कमेटी समझो कि वो यूनिट है एनसीईआरटी की, जो अलग अलग डाटा अलग अलग फील्ड के लिए काम करती है। क्योंकि एजुकेशन कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है। एजुकेशन हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स पे काम करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। तो
इसकी जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, वो यूजीसी क्या करता है, वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट प्रोवाइड कराता है। ग्रांट पता है ना, ग्रांट्स पैसा, क्लियर, उसका अपना फील्ड है। अब एनसीईआरटी क्या करता है, वो तो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी वो उसमें भी नज़र रखता है। इसकी एक यूनिट है जो यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहा है, हायर एजुकेशन के लिए भी काम करती है, सेकेंड। लेकिन हमारा 2 लेवल यहाँ आते हैं, हमारा आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बेसिकली एनसीईआरटी का काम है कि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कराया जाए। पहला इम्प्रूवमेंट तो यही है, नाउ द टीचिंग, जो स्कूल एजुकेशन है, वो जितना भी सिलेबस बनता है, जो भी आप करिकुलम बनाते हो, टीचर्स जो करिकुलम बनाते हैं, वो सारा का सारा चाइल्ड ओरिएंटेड होता है। चाइल्ड ओरिएंटेड हो गया ना, कोई भी टीचर ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। तो पहला इम्प्रूवमेंट रिसर्च ये निकल के आया कि अब बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा, ना कि टीचर को ध्यान में। टीचर को क्या आता है क्या नहीं आता, टीचर को अपग्रेड किए ताकि बच्चों की छोटी से छोटी नीड को वो कैटर कर सके, समझ सके। इसलिए हर लेवल के लिए एक अलग प्रोग्राम है। आप अब ऊपर जाओगे 5th से अब तो बीएड करते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी हायर एजुकेशन पे काम किया, तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी गवर्नमेंट के अंडर, ये यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए और उसको फाइनेंस करने के लिए 2 ही मेन काम है, टू फाइनेंस और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। पूरे पैराग्राफ में यही है। कब स्टैब्लिश हुई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956 under Ministry of Human Resource Development and is charged with the coordination, determination, maintenance of standard of higher education. आपको पता है यूजीसी भी कॉलेजेस एक आता है, जो ग्रेडिंग होती है ना, रैंकिंग होती है, तो पूरा प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है, तब कॉलेज की रैंकिंग होती है। यूनिवर्सिटीज़ को भी पूरा एसेस किया जाता है कि किस तरीके से काम कर रही है यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज को एफिलिएशन है, यूनिवर्सिटी को कितना पैसे की ज़रूरत है, पूरा एसेस करके जो ये जो एडवाइजरी जो बॉडी होती है वो है यूजीसी। वो यूजीसी करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। जो यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन मिलता है, एफिलिएशन जो आप बोलते हैं रिकॉग्निशन, यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ही कमीशन से मिलता है। एंड डिस्पर्समेंट ऑफ द फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज कैसे काम करती है, फंड्स कहाँ से आते हैं, इट इज गिवन बाय द यूजीसी। मैम जैसे कभी पूछते हैं किसी स्कूल के या किसी इंस्टीट्यूट में कि रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो मीन्स ये होता है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। नहीं, देखो यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है यूजीसी, और जो पर्टिकुलर कॉलेज होते हैं उनको एफिलिएट करता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, जैसे सीसीएस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस कॉलेजेस हैं वही हैं, वो एफिलिएशन नहीं प्रोवाइड कराता। दूसरे कैंपस कॉलेजेस हैं वही हैं, वो और कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन नहीं देता। सीसीएस यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देता है, और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो भी एफिलिएशन देता है। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को या ये जो यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, इसको रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है, यूजीसी। मेरा मतलब ये था कि अभी जैसे कोई भी ये से रिकॉग्नाइज है नहीं, तो मींस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ही। हाँ, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एक्ट 1956, तभी उसको फंड प्रोवाइड होता है। अदरवाइज फेक यूनिवर्सिटीज होती है। अभी बीच में आ रहा था वो है सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मैंने उसे
पढ़ा, मैंने भी उसी से ही पढ़ा है। लेकिन वो था इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज से एफिलिएशन था। हाँ, तो किसी इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने मेवाड़ से किया है अपना ग्रेजुएशन बीएड, तो मेवाड़ मैं इज, एक बार मेवाड़ में एग्जाम देने गई। हाँ, तो मेवाड़ इज एफिलिएटेड फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी, बट सीसीएस यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। क्लियर? मेन है इसमें प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्लस प्रमोट करना हायर एजुकेशन को, डिटरमाइनिंग मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटीज रिसर्च प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स भी अलग अलग फील्ड में रिसर्च प्रोग्राम है, क्योंकि हायर एजुकेशन होगी तो अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम्स भी चलते हैं। ग्रेजुएशन, पीजी, रिसर्च प्रोग्राम, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको कौन देखता है सब? एक हेड। देखो, हर किसी को किसी ना किसी का डर होना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से काम करेगा। अगर यूजीसी अगर ऊपर नहीं है तो यूनिवर्सिटीज अपना मन का करेंगी, उनको भी तो किसी को रिपोर्ट करना है, तभी अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो उनको ग्रांट नहीं मिलेगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी को चलाने को चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनके पास कहाँ से आएगा? फीस के प्लस यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट, जो रिसर्च प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज चलाती हैं उनको ग्रांट कौन करता है? यूजीसी। फार्मिंग रेगुलेशन ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ education, promoting development in the field of college university education, dispersing grants to the universities and colleges, serving as a vital line between the union and the state government and institution of higher learning. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस पता है? यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है? यूनियन गवर्नमेंट आई थिंक जैसे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट है आपकी जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे यूपी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली में जो गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट है नेशनल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट, और जो पर्टिकुलर स्टेट में है वो स्टेट, उसके बीच में लिंक भी यही सेटअप करता है, क्योंकि हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज है। यूजीसी के पास पैसा कहाँ से आएगा फंड्स करने के लिए? सेंट्रल। तो उनकी में स्टेट में और यूनियन गवर्नमेंट में एक लिंक की तरह काम करता है कि वहाँ पर क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस यूनिवर्सिटीज़ को क्या काम, कैसा काम कर रहा है, तो पूरा एसेस कौन करता है? यूजीसी। क्लियर? एडवाइजिंग द सेंटर द स्टॉर्म ऑन द नेसेसरी मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उन्हें लिंक की तरह काम करता है, एज वेल एज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि हम हायर एजुकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पीट करना है। Since the ancient time of the modern world, the higher education system has always a remarkable place in our country, India. The system witnessed to be grown higher in the post-independence period. Post-independence period that मैं आपको जानती हूँ, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी? नालंदा। कहाँ है? अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। नालंदा तुम लोग नालंदा बिहार में। आपको पता है बिहार वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन। बिहार से ज़्यादा कहीं पर भी दिमाग नहीं था लोगों में इतना। एक्चुअली इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क इंडिया में हुआ, सबसे ज़्यादा साथ साथ इंडिया में हुए। सबसे पहली यूनिवर्सिटी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में बनी, लेकिन इसको मुगल पीरियड ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? उनको बस दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, जो कुछ है इस्लाम है, जो लिखा है कुरान में वो सब सही है। एजुकेशन तो देखो, अभी वो लोग एजुकेशन में, अगर मैं पर्टिकुलर एक जनरेशन, एक कम्युनिटी की बात करूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, आई एम ऑन वीडियो, एजुकेशन लेवल गर्ल्स का या बॉयज़ का बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली टू अदर कम्युनिटीज। They know the importance, they don't want to realize the importance of education. हमारी काफ़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरे पूरे ग्रंथ जला दिए गए, पूरी पूरी रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आपको पता है जीडी, जो आज हम जीडी ग्रुप डिस्कशन कितने प्राउडली बोलते हैं, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ने दिया था।
ये आज की देन नहीं है, ये हमारी एंशियंट में लेटर वैदिक के बाद बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन आया, मुगल से पहले बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड आया सबसे। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ने ही दी थी। तो यूनिवर्सिटी हमारी जो ये लाइन जो आपकी लिखी हुई कि एंशियंट टाइम से हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन बहुत ही इम्प्रूव लेवल पे था। अगर ये मुगल्स नहीं आते तो हमारा एजुकेशन हम लोग कुछ और ही होते। कुछ और ही होता। हमारा हम जैसे हैं ऐसे होते ही नहीं। हमारा एजुकेशन लेवल एजुकेशन आपको पता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है वो एक इंडियन ने दिया है, श्रुतत करके थे वो, श्रुतत प्लास्टिक सर्जन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंडियन ऋषि श्रुतत, वो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। आपको पता है वाइट मतलब आपको पता है जो राइट ब्रदर्स के नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी हायर एजुकेशन पे काम किया, क्योंकि ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी गवर्नमेंट के अंडर, ये यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए और उसको फाइनेंस करने के लिए, दो ही मेन काम है, टू फाइनेंस और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। पूरे पैराग्राफ में यही है। कब स्टैब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया? स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956 under Ministry of Human Resource Development and is charged with the coordination, determination and maintenance of standard of higher education. आपको पता है यूजीसी भी कॉलेजेस एक आता है जो ग्रेडिंग होती है ना, रैंकिंग होती है, तो पूरा प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है तब कॉलेज की रैंकिंग होती है। यूनिवर्सिटीज़ को भी पूरा एसेस किया जाता है कि किस तरीके से काम कर रही है यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज को एफिलिएशन है, यूनिवर्सिटी को कितना पैसे की ज़रूरत है, पूरा एसेस करके जो ये जो एडवाइजरी जो बॉडी होती है वो है यूजीसी। वो यूजीसी करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। जो यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन मिलता है, एफिलिएशन जो आप बोलते हैं रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटीज़ को, यूजीसी ही कमीशन से मिलता है। एंड डिस्पर्समेंट ऑफ द फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज कैसे काम करती है, फंड्स कहाँ से आते हैं? इट इज गिवन बाय द यूजीसी। मैम जैसे कभी पूछते हैं किसी स्कूल के या किसी इंस्टीट्यूट के कि रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तो मींस के होता है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। नहीं, देखो यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है यूजीसी, और जो पर्टिकुलर कॉलेज होते हैं उनको एफिलिएट करता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, सीसीएस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस कॉलेजेस हैं वही हैं, वो एफिलिएशन नहीं प्रोवाइड करता। जो उसके कैंपस कॉलेजेस हैं वही हैं, वो और कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन नहीं देता। सीसीएस यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देता है, और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो भी एफिलिएशन देता है। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को या ये जो यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, इसको रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है? यूजीसी। हाँ, मेरा मतलब ये था कि अभी जैसे कोई भी ये से रिकॉग्नाइज है नहीं, तो मींस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ही। हाँ, रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी एक्ट 1956, तभी उसको फंड प्रोवाइड होता है। अदरवाइज फेक यूनिवर्सिटीज होती है। अभी बीच में आ रहा था वही है सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मैंने उसी से पढ़ा। मैंने भी उसी से ही पढ़ा है। लेकिन वो था इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज से एफिलिएशन था। हाँ, तो किसी इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने मेवाड़ से किया है अपना ग्रेजुएशन बीएड, तो मैं एक बार मेवाड़ में एग्जाम देने गई। हाँ, तो मेवाड़ इज एफिलिएटेड फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी,
but CSET university is recognized by the UGC. Clear? मेन है इसमें promoting and coordination university education, coordination develop करना different departments, plus promote करना higher education को, determining maintain standard of teaching, examination and research in university. जो universities research programs भी चलाते हैं, जो PhD वगैरह करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स भी अलग अलग फील्ड में रिसर्च प्रोग्राम है, क्योंकि हायर एजुकेशन होगी तो अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम्स भी चलते हैं. ग्रेजुएशन, पीजी, रिसर्च प्रोग्राम, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में. तो उनको कौन देखता है सब? एक हेड. देखो हर किसी को किसी ना किसी का डर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छी तरह से काम करेगा. अगर यूजीसी अगर ऊपर नहीं है तो यूनिवर्सिटीज अपना मन का करेंगी, उनको भी तो किसी को रिपोर्ट करना है. तभी अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो उनको ग्रांट नहीं मिलेगा. वैसे तो यूनिवर्सिटी को चलाने को चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनके पास कहाँ से आएगा? फीस के प्लस यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट, जो रिसर्च प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं उनको ग्रांट कौन करता है? यूजीसी. फार्मिंग रेगुलेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ education, promoting development in the field of college university education, dispersing grants to the universities and colleges, serving as a vital line between the union and the state government and institution of higher learning. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस पता है? यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है? यूनियन गवर्नमेंट आई थिंक जैसे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट है आपकी जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे यूपी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. दिल्ली में जो गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट है नेशनल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट, और जो पर्टिकुलर स्टेट में है वो स्टेट. उसके बीच में लिंक भी ये सेटअप करता है, क्योंकि हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज है. यूजीसी के पास पैसा कहाँ से आएगा फंड्स करने के लिए? सेंट्रल. तो उनकी में स्टेट में और यूनियन गवर्नमेंट में एक लिंक की तरह काम करता है कि वहाँ पर क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस यूनिवर्सिटीज़ को क्या काम, कैसा काम कर रहा है, तो पूरा एसेस कौन करता है? यूजीसी. क्लियर? एडवाइजिंग द सेंटर द स्टॉर्म ऑन नेसेसरी मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी. उन्हें लिंक की तरह काम करता है, एज वेल एज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि हम हायर एजुकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं. रीज़न क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पीट करना है. Since the ancient time of the modern world, the higher education system has always a remarkable place in our country, India. The system witnessed to be grown higher in the post-independence period. Post-independence period that मैं आपको जानती हूँ, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी? नालंदा. कहाँ है? अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है. नालंदा तुम लगा नालंदा बिहार में. आपको पता है बिहार वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन. बिहार से ज़्यादा कहीं पर भी दिमाग नहीं था लोगों में इतना. एक्चुअली इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क इंडिया में हुआ, सबसे ज़्यादा साथ साथ इंडिया में हुए. सबसे पहली यूनिवर्सिटी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में बनी. लेकिन इसको मुगल पीरियड ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया. क्यों? उनको बस दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, जो कुछ है इस्लाम है, जो लिखा है कुरान में वो सब सही है. एजुकेशन तो देखो अभी वो लोग एजुकेशन में, अगर मैं पर्टिकुलर एक जनरेशन, एक कम्युनिटी की बात करूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, आई एम ऑन वीडियो. एजुकेशन लेवल गर्ल्स का या बॉयज़ का बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली टू अदर कम्युनिटीज. They know the importance, they don't want to realize the importance of education. हमारी काफ़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरे ग्रंथ जला दिए गए, पूरी रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. आपको पता है जीडी, जो आज हम जीडी ग्रुप डिस्कशन कितने प्राउडली बोलते हैं, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ने दिया था. ये आज की देन नहीं है. हमारी एंशिएंट में लेटर वैदिक के बाद बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन आया. मुगल से पहले बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड आया सबसे. और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ने ही दी थी.
तो यूनिवर्सिटी हमारी जो ये लाइन जो आपकी लिखी हुई कि एंशियंट टाइम से हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन बहुत था। इंडिया वॉज अनडिनाइबली द सेंटर ऑफ लर्निंग नॉट ओनली फॉर इनहेबिटेंट्स जो लोग यहाँ रहते थे सिर्फ उन्हीं के लिए सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं था, बल्कि बट ऑल्सो द पॉपुलेंस ऑफ अदर रिपब्लिक्स। चाइनीज़ बहुत आए, बाहर के लोग बहुत आए। आप अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे क्लासेस में तो आप एक फैन हुएन करके है, वो विजिटर है, चाइनीज़ विजिटर है, उसने बहुत लिखा है इंडिया के कल्चर के बारे में। उसने हर किसी पीरियड के बारे में लिखा है, एंशिएंट मतलब जितने भी राजा महाराजा हैं सबके बारे में ही लिखा है उन्होंने। उसने जो अशोका है उनके बारे में भी बहुत लिखा, सबके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हाँ, फाइन करके ही है, कुछ अजीब से तो वर्ड्स होते हैं वो। तो फाइन विजिटर्स के बारे में। तो उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्तियाँ बना दी ये कर दो, उस टाइम पर भी काफ़ी लिटरेचर लिखा जाता था, काफ़ी बुक्स लिखी जाती थी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राजा के बारे में, साइंस में भी काम हुआ है उस टाइम पे, और आर्कियोलॉजी में भी काम हुआ है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी। जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हो सारा आर्ट एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर में काम हो, तभी तो हमें दिखते हैं आज। अगर नहीं होता तो कहाँ मिलते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो ढूंढते हैं इतनी सारी चीज़ें, ये जो ढूंढते हैं, ये काम हुआ है तभी तो मिल रहे हैं, ये तो कहाँ से मिलते। तो हमारा कल्चर तो पहले से ही काफ़ी रिच, नॉलेज थी तभी वो इम्प्लीमेंट हुई, चाहे वो किसी भी पीरियड में हो, चाहे वो इंडियन रूलर्स ने किए चाहे फॉरेन रूलर्स ने किए, लेकिन नॉलेज है चीज़ों की तभी तो। अभी जो मेहरौली में जो आयरन पिलर है, मेहरौली में ही है ना वो, शायद आई थिंक दिल्ली में जो आयरन पिलर है ये बहुत पुराना पिलर है, कहते हैं वो कभी भी रस्टिंग नहीं होती। अगर रस्टिंग होती तब तक तो वो टूट चुका होता। सोचो कितनी नॉलेज, कितनी कितनी एडवांस साइंस रही होगी उस टाइम पे कि एक ऐसा पिलर खड़ा होगा जिसको कभी रस्टिंग नहीं होती उसमें। तो क्या मटेरियल उसमें यूज़ किया गया होगा ट्रेड करने के, या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए कितने रास्ते उन्होंने खोजे। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन पहले तो नहीं थे। तो लोगों ने क्या तरीके खोजे होंगे ट्रेडिंग करने के लिए। ताजमहल, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि कैसे बने होंगे। बहुत सारे, अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो तो उसमें पता चलेगा कि हमारा ट्रेड फॉरेन कंट्रीज, दूर दूर से देशों साथ हमारा ट्रेड होता था। ठीक है, तो साइंस या नॉलेज इतनी थी हमारे पास कि हम इन चीज़ पे काम कर सकते हैं। नहीं, आयरन पिलर अलग है, कुतुब मीनार अलग है। आयरन अच्छा, कुतुब मीनार के अंदर है। हाँ है, वो कभी रस्टिंग नहीं होती उस पर। UGC रोल एंड फंक्शन, द प्राइम फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन आर एज फॉलोज। अगर आपको ये नीचे वाले फंक्शंस इनकेस आपको याद नहीं रहते तो आप प्राइम फंक्शंस लिख के आ सकते हो। मेन फंक्शन यही है, टू प्रोवाइड द फंड टू द वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिटरमिन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। जितने भी इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जितने भी कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उन सब में एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना ज़रूरी है। क्लियर? ये है आपका UGC।